नमस्कार, स्वागत है एक और नए एपिसोड में आप लोगों का डिस्कवरिंग डेस्टिनेशन के इस चैनल में। डिस्कवर नेपाल नेवर बिफोर की सीरीज़ में आज आपको हम मुक्तिनाथ दर्शन का एक आइटनरी आपके सामने है। ऑफ कोर्स जो आइटनरी है उसमें 2 नाइट्स काठमांडू, 2 नाइट्स पोखरा, 2 नाइट्स जॉमसन इंक्लूड है। मुक्तिनाथ दर्शन के लिए आपको जॉमसन की ओर प्रस्थान करना है। ऑफ कोर्स इसकी एंट्री पॉइंट आपका काठमांडू है एंड इसमें पोखरा भी आता है और फिर जॉमसन, जहाँ से आपको मुक्तिनाथ के दर्शन होंगे। तो पहला दिन आपका अराइवल है काठमांडू शहर में, राजधानी है नेपाल की। ये कह सकते हैं कि आपका जो अभिवादन या आपका जो वेलकम आपके ड्राइवर और गाइड दोनों आपको करेंगे। एयरपोर्ट से आपके होटल तक आपको वही ले जाएंगे, आपके देंगे गाड़ी में। चलते चलते बताते जाते हैं हम आपको कि नेपाल एक इतिहासकारों या हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री की या इतिहास कह सकते हो, उसकी कला, संस्कृति और व्यापार में नेपाल या काठमांडू जो शहर है उसका योग या उसका जो उल्लेख काफ़ी किया गया है। भिन्न मल्टी पॉपुलेशन या मल्टी एथनिक पॉपुलेशन है। मल्टी एथनिक पॉपुलेशन का मतलब है कि यहाँ की जनसंख्या मतलब 2 अलग फॉलोअर्स है या 2 अलग धर्म के फॉलो करते हैं तो वो एक ही धर्म के सनातन धर्म के 2 डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो लोग जिसमें फॉलो करते हैं, एक हिंदू और एक बौद्ध। ये दोनों जो है ये सनातन धर्म के जो 4 जो धर्म है या 4 जो पिलर्स हैं, तो उनमें से ये दो प्रमुख धर्म के लोग जो रिलीजन या फॉलो करते हैं वो यहाँ पर रहते हैं, मूल निवासी है। तो अब तक ये आपको इतना जो है सारा छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है वो आपको बता दिया। होटल में आके आप फ्रेश हो जाते हैं और जो बाकी जो दिन रह जाता है वो आपके लिए एक नई जगह को एक्सप्लोर करने का एक समय मिलता है। और वो नई जगह है पशुपतिनाथ का मंदिर, जो तकरीबन आपका जो पूरा साइट सीइंग जो होगा वो 3 घंटे का अप्रॉक्सीमेट होगा। आपको पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करवाएंगे। इसमें ये सबसे पुराना हिंदू मंदिर है काठमांडू में। ये जो मंदिर है ये भगवान शिव के ऊपर आधार बनाया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये गिना गया है। और इस मंदिर की जो बनावट है वो नेपलीस पगोडा स्टाइल में बनाई गई है। हाँ, जैसे मैंने अभी कहा है कि ये शिव भगवान के आधार पर या उनके ऊपर ये बनाया गया है, तो ये आप मान सकते हो कि ये शिव मंदिर भी कहते हैं कि ये एक शिव मंदिर है जिसकी जो बनावट है, जो आर्किटेक्चर है वो बाकी शिव मंदिर से अलग है। ये नेपलीस पगोडा स्टाइल के आर्किटेक्चर के ऊपर ये बनाया गया है। इस में 4 द्वार है जिसके जो दरवाजे हैं उसके ऊपर चांदी की परत बिछी हुई है, लगाई गई है। और इसमें जो शिव मूर्ति है वो
बेसिकली इस मंदिर के बीच में है, जिसकी जो दूरी है उसको हम अगर नापेंगे हर एक कोने से, द्वार से, वो समान आपको दिखाई देगी। अब ये सब आपको ऐसा लगेगा कि मैं जस्ट पढ़ के आपको बता रहा हूँ। कोई भी जाएगा वहाँ पर या कोई गया भी होगा वहाँ पर तो इसकी जिज्ञासा ज़रूर होगी कि मूर्ति एकदम बीच में बनाई गई है। इसका जो दूरियत है हर दरवाजे, हर द्वार से समान कैसे है, उसकी कहानी आप को वहाँ पर जो पंडित है या पुरोहित है वो आपको उल्लेख करके या अच्छी तरह से आपको उसको समझा सकते हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि या जैसे कहते हैं ना कि क्रिमेशन ग्राउंड होता है, तो यहाँ पर क्रिमेशन एरिया मतलब जहाँ पर शरीर की या मृत्यु के बाद शरीर को दाह संस्कार करते हैं, तो उस जगह में वो जो जगह है वो बहुत ही जैसे कहते हैं स्पिरिचुअल एरिया है या धार्मिक आस्था का जगह है। ये कह सकते हैं कि शरीर हमारा जो है वो एक स्टेज में आकर उसको वो उसकी लाइफ ख़त्म होती है। हर एक को कहते हैं ना, हर एक की एक्सपायरी डेट होती है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट हमारी लाइफ भी एक टाइम में जाके वो भी ख़त्म होती है। अब ऑफ कोर्स शरीर तो नहीं रहता, शरीर जल के राख हो जाता है, रह जाती है आत्मा। वो उसको एक नया जीवन मिलता है। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आत्मा को एक नया जीवन मिलता है, जिसे हम लोग रीबर्थ कहते हैं। तो मैं ये भी कहता हूँ जो आत्मा है उसको उसकी एक नई जीवन मिलती है, हाँ ज़रूर। पर जब आप यहाँ पर आते हो 15-20 मिनट या आधा घंटा यहाँ पर अगर व्यतीत भी करते हो, बैठते भी हो, तो आपके अंदर जो भी जितने टाइप के भी शंकाएं हैं, विचार हैं, तो वो भी शायद कहीं ना कहीं उसकी भी आहुति यहाँ पर होती है। अब ऑफ कोर्स ये सारा आप जो मंदिर का प्रांगण है इसको आप थोड़ा सा देखोगे, फील करोगे, अपने अंदर इसको महसूस करोगे। तब तक के लिए आपको समय देते हैं और साथ में चलते हैं वापस अपने होटल में। आज का दिन यहाँ पर ही समाप्त होता है। अगले दिन जो दूसरा वाला दिन है उसके लिए आप तैयारी कर लेना। सुबह उठ के आपको काठमांडू पोखरा की फ़्लाइट पकड़नी है। डोमेस्टिक फ़्लाइट है ये तकरीबन आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स की ये अप्रॉक्सीमेट फ़्लाइट है। इसमें आपको ACAP की परमिट इशू किया होगा, वो कलेक्ट कर लेना, उसको लेके चलना। वो एक परमिट है जो आपको मुक्तिनाथ के दर्शन या जॉनसन तक की आज्ञा की जो होती है वो परमिट परमिट होती है, वो वहाँ पर शो होता है। ये जो ऑफिस है जहाँ से इशू होती है, ये सैटरडे और पब्लिक हॉलीडेज़ में ये ऑफिस बंद रहती है और ये ऑफिस बाकी दिन खुली रहती है। इस ऑफिस से आप ये परमिट ले सकते हैं। एयरपोर्ट पर आपको हम ड्रॉप कर देंगे ताकि आप जो पोखरा की फ़्लाइट आप पकड़ सकते हैं। 210 किलोमीटर काठमांडू से है और आप पोखरा पहुंचेंगे 30 मिनट में। पोखरा की हाइट या पोखरा शहर की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 2352 की फीट पर स्थित है। और एक अच्छे मौसम में आपको जो हिमालयन पहाड़ की श्रृंखला से हम आप हिमालयन माउंटेन रेंजेस
वो आपको अच्छी तरह से दिखेंगे। लेकिन अगर बादल हो, धुंध हो, उस कारण तो फिर आपकी फ्लाइट भी वहाँ पर नहीं लैंड कर पाएगी, क्योंकि आपको पता ही है मौसम के समय फ्लाइट्स की थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन ये मान के चलिए मौसम साफ होगा तो आपको पहाड़ और पोखरा वैली आपके कमरे, जो होटल के कमरे हैं, वहाँ से आपको अच्छी तरह से दिखेंगे। अब आप अपने होटल में होंगे, फ्रेश होंगे, हम आपको बिंदुवासिनी मंदिर का दर्शन करवाएंगे। ये तकरीबन बहुत पुराना हिंदू मंदिर है और ये काशी किंगडम का एक के समय ये बनाया गया है। इस मंदिर, ये जो मंदिर है वो भगवान या माता दुर्गा के नाम पर या उनके मतलब माँ दुर्गा की एक रूप है जो माँ बिंदुवासिनी है, उनके ऊपर ये मंदिर की स्थापना की गई है और इसकी जो मूर्ति है वो लाई गई है भारत से। ये मंदिर जाने का जो रास्ता है या इस मंदिर में आप पहुँचोगे तो पुराने बाज़ार होते हुए पहुँचोगे। काफ़ी अच्छी है बाज़ार। आप आते वक्त बाज़ार में उतर सकते हो, ख़रीदारी कर सकते हो। जिनको विंडो शॉपिंग अच्छी लगती है वो भी कर सकते हैं। जिनको कुछ खरीदार करना है, अपने लिए कुछ ख़रीदनी है, वो आप ख़रीद सकते हो। ऑफ कोर्स इस पुराने बाज़ार में आपको आगे जो जगह हैं पोखरा से जामसन तक और फिर मुक्तिनाथ के लिए आपको कोई चीज़ें चाहिए होगी, अब वो भी इस पुराने बाज़ार से आप ले सकते हैं। अगर आपने काठमांडू में वो नहीं ली तो या भूल गए उस कारण, तो ये आप ले सकते हो इस पुराने बाज़ार। यहाँ से ही 2 किलोमीटर दूर एक देवीज़ फॉल है जिसको पटोला चांगो के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पानी का झरना है या वाटरफॉल जिसे आप कह सकते हो, ये बहुत सुंदर है। लेकिन इसकी सुंदरता ये और इसकी जो अपनी रौद्र रूप तभी का मतलब कह सकते हो, आप इसको देख सकते हो, इसकी रौद्र रूप को या इसकी सही सुंदरता को आप अगर देखना चाहते हो तो तकरीबन आप गर्मी में आइए, और नहीं तो आप बारिश के मौसम में आइए, तो ये अपनी असली सुंदरता के रूप में ये अपने आप को दिखा सकती है। कारण ये है कि गर्मी में बर्फ़ जो पहाड़ों में है वो पिघलते हैं, ग्लेशियर से पानी बर्फ़ पिघलती है, तो उसका असर इन नदियों में पहाड़ी नदियाँ, उसके ऊपर उस ये सब प्रभाव पड़ता है और इसके कारण इन नदियों का जो जल या पानी है वो बढ़ता है और फिर इस पानी के जो वाटरफॉल है, जो पानी का झरना है, इसके ऊपर ये जो पानी है बर्फ़ की, ये अपनी सारी की सारी पानी इस वाटरफॉल को देते हैं और ये वाटरफॉल, ये जो पानी का झरना जिसे कहते हैं, वो अपने रौद्र रूप या आप ये कह सकते हो सबसे सुंदर रूप में ये प्रकट होते हैं और ये इसका मज़ा आप ले सकते हो। उसके सामने खड़े होके अपने चित्र लेकर या पिक्चर्स या वीडियोस जो है आपने लेना है वो ले सकते हो। दूसरा ये है, अगर आपको और इसकी अच्छी सुंदरता देखनी है तो आप मानसून के समय या बारिश के समय आप आइए, जिससे एक तो बारिश का पानी और वैसे ही आपका जो बर्फ़ जो नदियां हैं, पहाड़ी नदियां बारिश के पानी से भर जाते हैं और साथ में ये बारिश वाटरफॉल के ऊपर
कहते हैं ना, चार चांद लगाना, वो भी इसके ऊपर अपना रूप सुंदरता दिखाते हैं। अब बारिश में आप एक तो भीगोगे, साथ में ये वाटरफॉल के सामने आप अपने फोटोग्राफ्स भी खींचोगे, तो इससे सुंदरता और कहीं नहीं होगी। ठीक इस ये वाटरफॉल के ठीक उल्टे तरफ आपको गुप्तेश्वर गुफा मिलेगा। गुप्तेश्वर गुफा काफ़ी पुराना है, लाइमस्टोन से बना हुआ है। ऐसा कोई आर्किटेक्चर या नहीं है जिसको बनाया गया है, नेचुरली बनाया गया है। ये एक गुफा जो लाइमस्टोन से है। एक छोटी सी कह सकते हो एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। अब आप का ये सफ़र यहाँ पर ही समाप्त होता है। आप अपने होटल के रूम में आके रेस्ट कर सकते हो, फ्रेश हो सकते हो। अगला दिन के लिए आप प्रिपेयर या तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हमें एक और फ़्लाइट लेनी है पोखरा से जॉनसन के लिए, क्योंकि हमें जाना है मुक्तिनाथ के दर्शन के लिए। तो आप एयरपोर्ट पे आइए, फ़्लाइट जॉनसन के लिए हम लेंगे और आप इस फ़्लाइट पे जॉनसन के लिए आप रवाना होंगे। छोटी सी फ़्लाइट है तो आपको ज़्यादा कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है। 18 से 20 सीट की फ़्लाइट है, सीटर की फ़्लाइट है, तो उसी हिसाब से आपके लगेज जो है वो हल्के होने चाहिए। आप जॉनसन पहुंचोगे, तकरीबन 20 मिनट की फ़्लाइट है, और जॉनसन के जो एयरपोर्ट है वहाँ से ये कह सकते हो कि जो होटल, या मैं ये कह सकता हूँ कि जॉनसन में तो होटल होगा नहीं, तो वहाँ पर गेस्ट हाउस या होम स्टे इस टाइप की अकोमोडेशंस होंगी, जहाँ पर आपको वॉशरूम भी मिलेगा, ठीक है, और बेसिक फैसिलिटीज़ या एमिनिटीज़ ये सब मिलेंगे। होटल के जो स्टाफ होंगे वो आपको एयरपोर्ट से पिकअप करेंगे, और आपको कह सकते हैं जो गेस्ट हाउस या जो होम स्टे हैं उनके जो स्टाफ है वो आपको ऑफकोर्स पिकअप करेंगे आपके लगेजेस को, और फिर आपको अपने रिस्पेक्टिव अकोमोडेशन जो अवेलेबल है वहाँ पर, जैसे चाहे होम स्टे हो या गेस्ट हाउस है, वहाँ तक आपको ले जाएंगे। काठमांडू और पोखरा जैसे इतनी बड़ी ये शहर नहीं है, ये गांव है, और ये गांव बहुत सुंदर है। यहाँ पर हम आपको गीज़र गर्म पानी का प्रोवाइड करेंगे, कॉमन है। गीज़र जो है वो कॉमनली यूज़ होता है, तो एक बार ही आपको यूज़ करना होगा, बार बार आपके लिए गीज़र ऑन नहीं किया जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो आपको रखनी होगी। ऐसे छोटे होम स्टे या छोटे से गेस्ट हाउस या स्मॉल होटल्स ये जो केटर कर रहे हैं, हर फ्लोर के लिए एक कॉमन गीज़र होता है। तो इतना याद रखो कि आप कोई भी फ्लोर में होंगे गीज़र एक ही होगा, तो आपको उस हिसाब से समय के अनुसार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम हैं तो जॉनसन में, अब दर्शन करेंगे हम अगले दिन मुक्तिनाथ मंदिर का। जब हम आएंगे हैं जॉनसन में, गांव है, गाड़ी इतनी होगी नहीं, आपको पता ही है शहरों के मुकाबले। यहाँ से आपको पैदल चल के, तकरीबन पैदल होगा, वो आपको जीप स्टैंड होता है यहाँ पर, जैसे बस स्टैंड होता है वैसे यहाँ पर एक जीप स्टैंड होगा, वहाँ तक आपको पैदल चलना पड़ेगा। जीप आपको वहाँ से हायर करके सीधा मुक्तिनाथ तक ले जाएगा। रोड जो है मुक्तिनाथ तक, ये कह सकते हैं कि पहले रास्ते थे नहीं, पैदल होके के रास्ते ही लोग मुक्तिनाथ के दर्शन करते थे। हाल ही में रास्ता बनाया गया है, उसके लिए पक्का रास्ता नहीं बनाया। कुछ एरियाज़ में पक्के रास्ते होंगे, कुछ एरिया में कच्चे होंगे, तो ऐसे निर्माण रास्तों का होता है। तो अभी तक पक्का रास्ता निर्माण नहीं हुआ, बना के रखा हुआ है। तो ये जिसे हम डर्ट रोड कहते हैं, या कच्चे पक्के रास्ते, धूल भरी रास्ते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। तो इस उबड़ खाबड़ धूल भरी रास्तों से होते हुए आप मुक्तिनाथ
मंदिर की ओर प्रस्थान करोगे और फिर वहाँ पर जैसे जीप आपको उधर छोड़ेगी, छोड़ने के बाद आपको ये कह सकते हैं कुछ और दूर ट्रैक करके आपको मुक्तिनाथ के मंदिर तक पहुंचना है। ये कह सकते हैं कि एक 15 मिनट का एक ट्रैक है जो आप आराम से कर सकते हो। हाँ, ज़रूर है पोनी, खच्चर या घोड़े या बाइक्स अवेलेबल है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ पोनी, खच्चर या बाइक, इन तीनों या कोई भी ऐसे साधनों का इस्तेमाल ना करें। स्पेशली पोनी या खच्चर या घोड़े जो है, म्यूल्स, ऐसे जानवरों का इस्तेमाल ना करें। आप खुद पैदल के रास्ते ट्रैकिंग या हाइकिंग का लुत्फ़ उठाते हुए 15 मिनट आपके कैसे निकलेंगे आपको पता नहीं लगेगा। बाइक्स इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि एक पोल्यूशन या प्रदूषण जिसको आप कहते हो, वो उसको अवॉइड करने के लिए प्लीज़ आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ना कीजिए। जानवरों का इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर अगेन एक कहना नहीं चाहता, बट हाँ, शोभा नहीं देता, शब्द मैं बोलना नहीं चाहता, तो प्लीज़ ना करिए इनका इस्तेमाल। और हाँ, अगर ट्रैवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स पानी के बॉटल, कुछ खाना पानी लेके साथ चलिए। आते वक्त प्लीज़ मंदिर के प्रांगण एरिया जो है, कि जो कंपाउंड हो या नहीं तो जो रास्ते हैं वहाँ पर प्लीज़ प्लास्टिक की बॉटल्स, रैपर्स प्लीज़ मत फेंकिए। उनको वापस आके जहाँ पर चाहे जीप स्टैंड हो, वहाँ पर जगह कूड़ादान हो या डस्टबिन हो, वहाँ पर आप उनको डिस्पोज कर सकते हो। ये बेहतर ही रहेगा। आप लोग समझदार हो, आप ट्रैवल करते हो, अगली बार मैं हूँ या कोई और आएगा, उसको फिर यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो बोलेगा कि मत जाओ। क्यों? वहाँ पर बहुत गंदगी है, प्लास्टिक्स और ऐसे कई चीज़ों से भरा हुआ है। प्लीज़ इन जगहों में प्लास्टिक के बॉटल्स या रैपर्स या ऐसे कुछ फेंक के मत आओ। ला सकते हो ले आओ। का जो गेस्ट हाउस है या जैसे बस स्टैंड हो गया या चाहे जीप स्टैंड हो गया, वहाँ पर जो डस्टबिन होते हैं या कूड़ेदान होते हैं या डिस्पोजेबल बिन होते हैं, वहाँ पर आप इनको जमा कर सकते हो, उनको फेंक सकते हो। बट प्लीज़ रास्ते में कहीं भी, चाहे आप जॉनसन से लेकर मुक्तिनाथ के रास्ते जो जीप के सफ़र है, उसमें उस दौरान आप इन सब को फेंकिए मत। वापस आते वक्त भी ऐसे मत कीजिए। जो जीप स्टैंड है मुक्तिनाथ में, वहाँ से मुक्तिनाथ का 15 मिनट का ट्रैक है। वो ट्रैक आप 15 मिनट में आराम से कर सकते हो, बिना किसी जानवर की सहायता में या बिना किसी मशीन की सहायता में। अब तक तो आप सारा चीज़ मशीन में ही करके आ रहे हो। फ़्लाइट भी एक तकरीबन एक मशीन ही है, यंत्र है। से आप फ्लाई करके आप सीधा काठमांडू आए, फिर वहाँ से पोखरा आए, वहाँ से फिर जॉनसन आए, और फिर जॉनसन से मुक्तिनाथ की बेस तक आप जीप में आए। तो आपको कितनी सुविधाएं हो गई है। बट ये 15 मिनट के जो छोटा सा ट्रैक है, वो आप खुद कर सकते हो। तो कई तो ऐसे हैं कि जॉनसन के जीप स्टैंड से ट्रैक करते हुए सीधा मुक्तिनाथ तक जाते हैं। उनको भी देखिए, वो भी एक है कि जो ट्रैक पसंद है, उनको ट्रैकिंग पसंद है, हाइकिंग पसंद है, वो तो बिना जीप के ही सीधा निकल जाते हैं अपने होम स्टेज में या अपने हॉस्टल से या गेस्ट हाउस से, बिना किसी जीप के। तो एक वो भी तरीका है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, वो एक आइडिया है। चलो, वापसी में भी वही है कि आप मंदिर का दर्शन करिए। यहाँ पर दर्शन करवाने के लिए कोई भी नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। तो इतना याद रखिए कि मंदिर की जो प्रांगण है या उनकी जो कंपाउंड है या एरिया है, उसको
साफ सुथरा ही रखना है, वापस आइए। अपनी जो जीप है जो हायर किया है वो उसमें आके आप अपने जो क्या कहते हैं गेस्ट हाउस है या हॉस्टल है या होम स्टे है वहाँ तक आप आइए। फिर वापस ये कह सकते हैं कि आपकी ये सफ़र टोटल 4 घंटे का है। तो ये दिन पूरा हुआ। चौथा दिन जो है जॉनसन से पोखरा की वापसी है। फ्लाइट वही है, 20 मिनट का है, ज़्यादा हम बोलने का कुछ है नहीं। कि इसके बाद आप सीधा पोखरा में आते हो, अपने होटल में रिलैक्स करते हो। बाकी जो दिन है वो आप पोखरा में चाहे वो शॉपिंग किए या लोकल साइट सीइंग कीजिए। तो वो अब एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, पैराग्लाइडिंग, बंगी जंपिंग, ठीक है, अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट की एक राइड होती है। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं आप कर सकते हैं। क्या आप से ही पोखरा शहर घूमना चाहते हो, पोखरा लेक तक जाना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। 5वां दिन पोखरा से काठमांडू के लिए फ़्लाइट पकड़ के आप काठमांडू आइए। 30 मिनट का, आधे घंटे का कह सकते हो ये फ़्लाइट है। आप पहुँचेंगे काठमांडू पहुँचने के बाद काठमांडू होटल में जाके आप फ्रेश होंगे। फ्रेश होके आपको 2 जगह की सैर करवाएंगे हम, एक पतन सिटी और एक शंभुनाथ स्तूपा। पतन सिटी पुराना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको ललितपुर के नाम पे भी जाना जाता है। पुराने हमारे ग्रंथ और वैदिक ग्रंथ में इसका उल्लेख ललितपुर के नाम से है। ये बहुत सुंदर शहर है और इस शहर में राजा महाराजाओं का निवास हुआ करता था। दरबार स्क्वायर के पास है, या कह सकते हो दरबार को स्क्वायर जो है वो मुख्य केंद्र बिंदु है। यहाँ पर एक जैसे मैंने आपको बोला था कि शंभुनाथ स्तूपा है, तो एक और एक स्तूपा है अशोक स्तूपा। ये अशोक स्तूपा जो है बहुत ब्यूटीफुल है। मैं आपको अशोक स्तूपा के बारे में बता रहा था। इसकी जो पेंटिंग है, आंखों की जो पेंटिंग है, ये बहुत सुंदर है। कह सकते हैं कि इस जो कला है, जो चित्रकला है जिसने ये बनाया है इस पेंटिंग को, वो काबिल तारीफ है, देखने लायक है इस पेंटिंग को, इस चित्र को। और ऑफ कोर्स यहाँ पर एक महाबौद्धा है। महाबौद्धा का मतलब ये है कि टेम्पल ऑफ 1000 बुद्धा, ये कह सकते हैं 1000 बौद्ध मंदिर बने हुए हैं। और ये जो मंदिर का निर्माण है ये टेराकोटा के पत्थरों से बना हुआ है और इनके ऊपर बौद्ध की रिप्रेजेंटेशंस हैं। मीन्स उनकी लाइफ जो है उसके ऊपर ये रिप्रेजेंटेशन जो है उसके ऊपर जो पत्थरों के ऊपर ड्राइंग्स कह सकते हो, चित्र है, वो रिप्रेजेंट की गई है। अब चलते चलते आपको शंभुनाथ के भी दर्शन करवा देंगे, शंभुनाथ स्तूपा के दर्शन। अब ये कहते हैं मुकुट है काठमांडू का, द क्राउन ऑफ काठमांडू वैली। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्तूपा का स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल शेप में है। और ये जो जो कहते हैं ना आस्था का स्वरूप, ये सिंबलाइज करता है। इसके ऊपर का जो सफ़ेद डोम है वो धरती को सिंबलाइज करता है, या उसको एक हमारी जो धरती है उसको सिंबलाइज करता है। और उसके ऊपर जो टावर है और उससे जो 13 धागे, थ्रेड जैसे कहते हैं, वो जो निकले हैं, वो जो है वो स्टेजेस हैं, मतलब सीढ़ियाँ हैं, अलग अलग राह है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, या जिसे हम कहते हैं निर्वाणा के लिए। कुछ पल यहाँ पर आप
बिता के आप आराम से यहाँ पर अपने आखिरी 15-20 मिनट करके आप फिर होटल के लिए रवाना हो जाइए और फिर आपका दिन यहाँ समाप्त। आखिरी दिन डे 6 छठा दिन आपका आखिरी दिन होगा, काठमांडू से डिपार्चर होगा। ये दिन में आपको आपके जो हमारा एयरपोर्ट है वहाँ पर आपको हम छोड़ेंगे ताकि आप अगले गंतव्य के लिए अगली विमान को लेकर आप सफ़र कर सकेंगे। और ये इस सफ़र का याद आपकी मेमोरीज या यादों में या आपकी फ़ोटोग्राफ्स या अपने वीडियोग्राफी में कैद बन करके आप ले जा सकते हैं। अब जा ही रहे हो इस वीडियो को ज़रा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर जाना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन है उसको दबा देना ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगी। ऑफ कोर्स होटल्स की जो रेट्स हैं प्लस जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है वो डेफिनेटली इस वीडियो के आखिरी में होगा। और साथ में जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल्स वो वीडियो के आखिरी में और डिस्क्रिप्शन में मेंशन की जाएगी। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और घूमते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।